हेलो स्टूडेंट्स, एडुविला पॉइंट चैनल में आपका स्वागत है। आज हम करेंगे क्लास 10th की वर्कशीट नंबर 71 और ये सामाजिक विज्ञान भूगोल की वर्कशीट है। आज की वर्कशीट में हमें संसाधन एवं विकास की पुनरावृत्ति करनी है। तो चलिए शुरू करते हैं संसाधन एवं विकास चैप्टर से। ये 5 प्रश्न यहाँ दिए गए हैं और पाँचों प्रश्न 3 से 5 अंक वाले हैं, मतलब लॉन्ग आंसर टाइप है। इनका 50 से 60 शब्दों में, या जो 5 अंक वाले होंगे उसका 70 से 80 शब्दों में आंसर लिखने हैं। तो सबसे पहला प्रश्न देखते हैं क्या है। पहला प्रश्न है, संसाधन क्या है, इनके वर्गीकरण पर एक नोट लिखिए। और दूसरा प्रश्न है, मृदा निर्माण में कौन कौन से कारक उत्तरदायी हैं, स्पष्ट कीजिए। तीसरा प्रश्न है, उन पर्यावरण समस्याओं का वर्णन कीजिए जो संसाधनों के अति उपयोग से सामने आ सकती हैं। और चौथा प्रश्न है, पर्यावरणीय क्षति से होने वाले नुकसान कभी भी राज्यीय एवं राष्ट्रीय सीमाओं का ध्यान नहीं करते हैं। कथन की व्याख्या उदाहरणों के साथ कीजिए। और पांचवा प्रश्न है, भू संरक्षण की समस्या को हल करने के लिए उपाय बताइए। उसके बाद यहाँ एक स्रोत दिया गया है और इस स्रोत आधारित प्रश्नों को हमें सॉल्व करने हैं। तो सबसे पहले इस स्रोत को पढ़ लेते हैं, अनुच्छेद को पढ़ लेते हैं और इस अनुच्छेद पर आधारित प्रश्नों के उत्तर लिखेंगे। यहाँ अनुच्छेद दिया गया है कि संसाधनों के विवेकपूर्ण उपयोग के लिए नियोजन एक सर्वमान्य रणनीति है। इसलिए भारत जैसे देश में जहाँ संसाधनों की उपलब्धता में बहुत अधिक विविधता है, मतलब कि कहीं संसाधन मिलते हैं, कहीं नहीं मिलते हैं, कहीं प्रचुर मात्रा में है तो कहीं अल्प मात्रा में है, तो इस तरह की विविधता भारत में है। यह और भी महत्वपूर्ण है, यहाँ ऐसे प्रदेश भी हैं जहाँ एक तरह के संसाधनों की प्रचुरता है परंतु दूसरे तरह के संसाधनों की कमी है। कुछ ऐसे प्रदेश भी हैं जो संसाधनों की उपलब्धता के संदर्भ में आत्मनिर्भर हैं और कुछ ऐसे भी प्रदेश हैं जहाँ महत्वपूर्ण संसाधनों की अत्यधिक कमी है। उदाहरणार्थ, झारखंड, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ आदि प्रांतों में खनिजों और कोयले के प्रचुर भंडार हैं। अरुणाचल प्रदेश में जल संसाधन प्रचुर मात्रा में पाए जाते हैं परंतु मूल विकास की कमी है। अरुणाचल प्रदेश में आप देखते हैं जंगल भी बहुत ज़्यादा हैं और पेड़ पौधे भी बहुत ज़्यादा हैं, लेकिन वहाँ पर रहने वाले लोग कम हैं। वहाँ की जो प्रति वर्ग मीटर जनसंख्या है वो लगभग 13-14 व्यक्ति ही प्रति वर्ग किलोमीटर है। तो इस तरह से ये काफ़ी कम है। अरुणाचल प्रदेश में जल संसाधन प्रचुर मात्रा में है परंतु वहाँ मूल विकास की कमी है, मूल निवासियों की कमी है। राजस्थान में पवन और सौर ऊर्जा संसाधनों की बहुतायत है लेकिन जल संसाधनों की कमी है। राजस्थान में देखते हैं वहाँ गर्मी ज़्यादा पड़ती है, सौर ऊर्जा का उपयोग बहुत ज़्यादा हो सकता है। वहाँ पर भूमि भी अधिक है, वहाँ सौर प्लेट बिछाई जा सकती है, लेकिन बाकी सारी चीज़ें जैसे जल संसाधन की वहाँ भयंकर कमी है। लद्दाख का शीत मरुस्थल देश के अन्य भागों से अलग थलग पड़ता है। लद्दाख में जो शीत मरुस्थल है, शीत मरुस्थल मतलब वहाँ इतनी ठंड पड़ती है कि उसकी वजह से वहाँ कुछ भी नहीं उपजता है, लेकिन यह देश के बिल्कुल अलग थलग भागों में पड़ जाता है। यह प्रदेश सांस्कृतिक विरासत का धनी है परंतु यहाँ जल, आधारभूत अवसंरचना तथा कुछ महत्वपूर्ण खनिजों की कमी है। इसलिए राष्ट्रीय, प्रांतीय, प्रादेशिक और स्थानीय स्तर पर संतुलित संसाधन नियोजन की आवश्यकता है। अब इस अनुच्छेद पर आधारित 4 प्रश्न दिए गए हैं। संसाधन नियोजन क्यों आवश्यक है? लद्दाख की विशेषताओं का वर्णन कीजिए। भारत के किन प्रदेशों में खनिजों एवं कोयले के प्रचुर भंडार उपलब्ध हैं? भारत के किस प्रदेश में जल संसाधनों का व्यापक अभाव है? तो चलिए अब इन सारे प्रश्नों को एक साथ देखते हैं, इनके उत्तर एक साथ लिखते हैं। प्रश्न 1 है यहाँ पर, संसाधन क्या है, इनके वर्गीकरण पर एक नोट लिखिए। तो इसका उत्तर है, वह वस्तु जो हमारी आवश्यकताओं की पूर्ति करती है संसाधन कहलाती है। जैसे मिट्टी, वायु, जल, सड़कें, गाड़ियाँ आदि, मतलब जितनी भी वस्तुएं हैं जो हमारी आवश्यकताओं की पूर्ति करती हैं, मानवों के लिए हैं, मानव उससे लाभ उठाते हैं,
वे सारी वस्तुएं संसाधन कहलाती हैं। मुख्य रूप से संसाधनें दो प्रकार की होती हैं, प्राकृतिक संसाधन और मानव निर्मित संसाधन। प्राकृतिक संसाधन का मतलब हुआ कि जो प्रकृति ने बनाए हैं, जैसे मिट्टी, जल, वायु, सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा, ये सभी क्या हैं? ये सभी प्राकृतिक संसाधन हैं। और मानव निर्मित संसाधन क्या हैं? जैसे गाड़ियाँ हो गई, सड़कें हो गई, घर हो गया, रेलगाड़ी हो गया, हवाई जहाज हो गया, टीवी हो गया, ये सभी संसाधन हैं। तो ये सभी मानव निर्मित संसाधन है। यहाँ तक कि ये मोबाइल भी मानव निर्मित संसाधन है, इसको मानवों ने बनाया है। उसके बाद है संभाव्यता के आधार पर संसाधन। तो एक होता है नवीकरणीय और दूसरा होता है अनवीकरणीय। नवीकरणीय संसाधन में जैसे पेड़ पौधे, सौर ऊर्जा, पवन, जल आदि, मतलब जो दोबारा हम प्राप्त कर सकते हैं, कुछ ही दिनों बाद दोबारा हमें मिल सकते हैं, वैसे संसाधनों को नवीकरणीय संसाधन कहा जाता है। और फिर अनवीकरणीय संसाधन जैसे कोयला, पेट्रोलियम, खनिज आदि है, जो कि दोबारा प्राप्त नहीं कर सकते हैं। इनके बनने की प्रक्रिया काफ़ी लंबी होती है और यह तुरंत नहीं मिल सकते हैं, इसलिए ऐसे संसाधनों को अनवीकरणीय संसाधन की श्रेणी में रखा गया है। उत्पत्ति के आधार पर देखा जाए तो दो तरह के संसाधन हैं, जैव संसाधन और अजैव संसाधन। जैव संसाधन मतलब जो जैविक होते हैं, जैसे पेड़ पौधे, पशु आदि, और अजैव संसाधन जैसे सड़कें, गाड़ियाँ, खनिज, भवन आदि, जिनमें जीव मात्र का अंश नहीं होता है। अब प्रश्न 2 है, मृदा निर्माण में कौन कौन से कारक उत्तरदायी हैं, स्पष्ट कीजिए। तो सबसे पहले आप ये जान लीजिए कि मृदा निर्माण एक काफ़ी लंबी प्रक्रिया है। बहुत दिनों के बाद मिट्टी का निर्माण होता है। सैकड़ों हजारों वर्षों में 1-2 इंच मिट्टी का निर्माण हो पड़ता है, लेकिन फिर भी इसके लिए बहुत सारे कारक उत्तरदायी होते हैं, जैसे जलवायु। तो जलवायु में तापमान, वर्षा, सूर्य के प्रकाश आदि जलवायु के प्रमुख कारक हैं जो मिट्टी के निर्माण को प्रभावित करते हैं। और समय, मिट्टी का निर्माण एक धीमी और लंबी प्रक्रिया है जिसमें समय का महत्वपूर्ण योगदान होता है। और उच्चावच, मिट्टी के निर्माण में उच्चावच का भी महत्वपूर्ण योगदान है। पर्वतीय ढाल के कारण मिट्टी का अपरदन अधिक होता है, जबकि मैदानों में निम्न ढाल के कारण जमाव अधिक होने से मृदा निर्माण अधिक होता है। और मूल चट्टान, मिट्टी की बनावट उसके मूल चट्टानों पर भी निर्भर करती है। किस तरह की चट्टान है, वो कितने दिन में टूट सकती है, उस पर जलवायु का क्या प्रभाव पड़ता है, तो ये सब चीज़ मूल चट्टान पर भी निर्भर करता है। तो मिट्टी की बनावट में ये सभी कारक महत्वपूर्ण है। उसके बाद है प्रश्न 3, और प्रश्न 3 है, उन पर्यावरणीय समस्याओं का वर्णन कीजिए जो संसाधनों के अति उपयोग से सामने आ सकते हैं। अगर आप संसाधन का अति उपयोग करते हैं, संसाधन नियोजन नहीं करते हैं, अविवेकपूर्ण उनका दोहन करते हैं, तो उसके क्या क्या परिणाम आ सकते हैं, कौन कौन सी समस्याएं आ सकती हैं, इस चीज़ को जानिए। जैसे ग्लोबल वार्मिंग की समस्या, सबसे पहले संसाधनों की समाप्ति, संसाधन समाप्त हो जाएंगे, फिर हमारे आगे आने वाली पीढ़ी को वे संसाधन नहीं मिलेंगे। मृदा अपरदन और पर्यावरण प्रदूषण की समस्या, और असंतुलन विकास की समस्या, असंतुलित विकास की समस्या भी उत्पन्न हो सकती है। इसके बाद है प्रश्न 4, और प्रश्न 4 है, पर्यावरणीय क्षति से होने वाले नुकसान कभी भी राज्य एवं राष्ट्रीय सीमाओं का ध्यान नहीं करते हैं। कथन की व्याख्या उदाहरणों के साथ कीजिए। तो इसका उत्तर है, संसाधनों के अति दोहन से पर्यावरणीय क्षति होती है। अगर आप किसी भी संसाधन का बहुत अधिक दोहन करेंगे, बिना सोचे समझे उसका उपयोग करेंगे, तो पर्यावरणीय क्षति होती है, पर्यावरण की क्षति होगी। यह क्षति सिर्फ किसी राज्य की नहीं होती है, ये किसी राष्ट्र की नहीं होती, यह पूरे पृथ्वी को अपने प्रभाव में लेती है। इससे जो समस्याएं उत्पन्न होती हैं वह किसी राज्य या राष्ट्र की सीमा का ध्यान नहीं रखती। उदाहरण के लिए, अगर पंजाब में किसानों द्वारा पराली जलाई जाती है तो उसके प्रदूषण का असर दिल्ली में भी होता है। और अगर पाकिस्तान के सारे वृक्ष काट दिए जाएं तो उसका असर हिंदुस्तान पर भी पड़ेगा। अगर ग्लोबल वार्मिंग होती है तो भारत के हिमालय के ग्लेशियर भी पिघलेंगे और इसका प्रभाव सब पर पड़ेगा। उसके बाद प्रश्न 5 है, भू संरक्षण की समस्या को हल करने के उपाय बताइए। भू संरक्षण, तो चलिए इस प्रश्न का उत्तर लिखते हैं।
भू संरक्षण की समस्या को हल करने के उपाय हो सकते हैं, वृक्षारोपण कीजिए, बांधों का निर्माण कीजिए। इससे क्या होगा कि मिट्टी कटकर बहेगी नहीं। और रासायनिक उर्वरकों का कम से कम उपयोग कीजिए जिससे कि मिट्टी की उपजाऊ क्षमता बनी रहे। खनन का प्रबंधन कीजिए, खनन इस हिसाब से कीजिए कि आपके मिट्टी को बहुत ज़्यादा हानि नहीं उठानी पड़े। चराई पर नियंत्रण कीजिए, वैज्ञानिक कृषि कीजिए और अति सिंचाई पर भी नियंत्रण कीजिए। ऐसा नहीं कि अगर पानी आपको मुफ्त में मिल रहा है और बहुतायत मात्रा में मिल रहा है तो आप अति सिंचाई कीजिए, उससे मिट्टी की उर्वरक क्षमता घट जाती है और मिट्टी के पोषक तत्व भी बह जाते हैं। इसके बाद स्रोत आधारित प्रश्न है, वो स्रोत जो हमने पढ़े हैं उस पर आधारित प्रश्न है। तो इसका पहला प्रश्न है, संसाधन नियोजन क्यों आवश्यक है? तो उसका उत्तर है, संसाधनों के विवेकपूर्ण उपयोग के लिए संसाधन नियोजन आवश्यक है। प्रश्न 2 है, लद्दाख की विशेषताओं का वर्णन कीजिए। तो इसका उत्तर है, लद्दाख शीत मरुस्थलीय क्षेत्र है। यह क्षेत्र सांस्कृतिक विरासत का धनी प्रदेश है। यहाँ जल, आधारभूत अवसंरचना तथा कुछ महत्वपूर्ण खनिजों की कमी है। और उसके बाद प्रश्न 3 है कि भारत के किन प्रदेशों में खनिजों एवं कोयले के प्रचुर भंडार उपलब्ध हैं? तो इसका उत्तर है, भारत के झारखंड, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में खनिजों एवं कोयले के प्रचुर भंडार उपलब्ध हैं। और प्रश्न 4 है, भारत के किस प्रदेश में जल संसाधनों का व्यापक अभाव है? तो राजस्थान क्षेत्र में जल संसाधनों का व्यापक अभाव है। तो बच्चों इस तरह से ये आपकी वर्कशीट थी और इस वर्कशीट के सारे प्रश्न हमने किए। अब आवश्यकता है, आपके एग्जाम नज़दीक आ रहे हैं तो कुछ मुख्य तथ्यों को पढ़ने की, कुछ इम्पोर्टेंट टॉपिक्स हम लोग अपने चैनल पर करने जा रहे हैं जो कि आपके परीक्षा प्रयोगी होंगे, आपके लिए परीक्षा में उपयोग कर सकते हैं आप उनका। तो इसका भी ख्याल रखिएगा। आप हमारे चैनल के साथ बने रहिए और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो अच्छी लगे तो दोस्तों के बीच शेयर भी कीजिए। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।